नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास शेर सवारी पार्ट 4। शुक्रवार 19 मई, मुंबई दिल्ली। बाप, वो भीड़ू, इरफान बोला, जो कल रात सोहल का फरियादी बनकर पनाह तलाशता इधर आया था। विमल ने उस सुबह की चाय की अपनी पहले प्याली पर से सिर उठाया। ख्वाजा नाम था उसका। इरफान बोला, क्या हुआ उसे? खल्लास। अच्छा हाँ, कल ही रात। लगता है इधर से निकलते ही काम हो गया। होटल से बाहर वाली सड़क पर कोई आधा मील आगे एक पेड़ के नीचे से उसकी गोलियों से बिंधी लाश बरामद हुई। यानी कि वो सच बोलता था कि उसकी जान को खतरा था। हाँ, आखिर में बोल कर गया था कि जाता हूँ मौत की आगोश में। सीधा वहीं पहुंचा, दाएं बाएं कहीं भी ना भटका। हमने उसके साथ ज्यादती की? नहीं बाप, जो वो चाहता था, जैसे वो चाहता था, वो कहीं होता है। जब जान से गया तो दुश्मन का भेदिया तो न हुआ ना। वो तो है, पर उस वक्त ऐसा सोचना जरूरी था और जो सोचा था उस पर अमल करना जरूरी था। इरफान एक क्षण ठिठका और फिर तनिक विचलित स्वर में बोला, और बाप? हाँ, तेरे को अपना खून माफ करके गया। ऐसा? हाँ, आखिर में यही बोल के गया कि सोहल को बोलना कि उसके एक शैदाई ने अपना खून उसे माफ किया। दाता। कुछ क्षण खामोशी रही। विमल ने चाय की प्याली खाली करके एक तरफ रखी और फिर तनिक उत्सुक भाव से बोला, वो काम क्या था जो भाई उससे करवाना चाहता था? ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी सुपारी लेने को बोलता होगा। ये तो तेरा अंदाजा हुआ ना। वो क्या बोला? वो बोला तो था कुछ, पण मैंने कान नहीं दिया था। मैं उसे इधर से जल्दी नक्की होना जो मांगता था। तुझे उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। अब तब क्या मालूम था कि वो बात तो ध्यान से सुननी ही चाहिए थी। मेरे खिलाफ जिस काम को करने से उसने इनकार किया, उससे जरूरी थोड़ी है कि हर कोई इनकार करे। ये चूक तो हुई बाप। किसी खास चाल की एडवांस में खबर हो तो उसका तोड़ भी तो एडवांस में सोच के रखा जा सकता है। इरफान खामोश रहा। उसकी सूरत पर स्पष्ट खेद के भाव थे। इस वाक्य से हमें कोई सबक लेना चाहिए क्या? आइंदा कोई ख्वाजा की माफिक तेरे को पूछता इधर पहुंचे तो उसे तेरे पास आने दिया जाए। नहीं, हरगिज नहीं, वो नहीं चलेगा। तो कोई दूसरा ठिकाना स्थापित करना पड़ेगा। दूसरा ठिकाना? जिसके बारे में अफवाह हो कि उस ठिकाने के जरिए सोहल के कद्रदान मेहरबान उस तक पहुंच बना सकते थे कहा मैंने। गारंटी कोई नहीं। जैसे भिंडी बाजार की ट्रैवल एजेंसी में फोन करने से इनायत दफेदार तक पहुंच बनती है, और पहले छोटा अंजुम तक बनती थी, अभी और पहले इब्राहिम कालिया तक बनती थी। मैं समझा बाप, पर ऐसा ठिकाना चैम्बूर में तुका का घर कैसा रहेगा? खाली पड़ेला है और हमारे कब्जे में है। उधर की तो और भी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है, जैसे कि तुका के आजू बाजू के घर, सामने के घर, जिनका कि हम कभी कोई इस्तेमाल न कर सके। तुका तंदुरुस्त होकर वापस लौटा था। सलामत रहता तो अब करते। हाँ, विमल ने गहरी सांस ली। खामखा मर गया। बीमार न मरा, तंदुरुस्त हो के मरा, जैसे कि मरने के लिए ही तंदुरुस्त हुआ था। इरफान चुप रहा। ठीक है, तुका का घर बढ़िया रहेगा। मैं उधर 2 आदमी बिठाता है। ठीक है बाप। ख्वाजा के साथ कल जो हुआ सो बुरा हुआ, पर हमारी भी मजबूरी थी। फिर भी कल के वाक्य से एक सबक हमें मिलता है। क्या? भाई अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। मैं नहीं मानता। तू इसलिए नहीं मानता बाप क्योंकि तू अपने आप को ताकतवर नहीं मानता, क्योंकि अभी तू उस ताकत को नहीं पहचानता जो कि तेरे पहचानवाए बिना भी अंडरवर्ल्ड में तेरी बन गई है। मेरी कौन सी ताकत? इतने से मेरी ताकत साबित हो गई कि एक आदमी फरियाद करता यहाँ पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? क्योंकि उसने भाई की हुक्म उदूली की जरूरत की। क्योंकि वो भाई को सोहल जितना ताकतवर नहीं मानता। इसका क्या मतलब हुआ? ये कि अब अंडरवर्ल्ड में भाई का कहा खुदा का हुक्म नहीं रहा। किसी एक शख्स के हुक्म उदूली करने की जरूरत करने से ये साबित नहीं होता। होता है। जवाब उस शख्स के अंजाम को निगाह में रख कर दे। वैसे ही दिया है बाप। एक पहल तो हुई। ख्वाजा मरा या जिया, एक पहल तो कर गया। उसको मरवाना भाई की मजबूरी थी।
वो ऐसा न करता तो उसका जलवा जलाल बिल्कुल ही बैठ जाता। चलो बहस के लिए मान लिया कि दिल्ली के वाक़ये के बाद भाई पिलपिला रहा है और मैं ताकतवर समझा जा रहा हूँ। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? आगे होगा। कैसे? अब भाई के कैंप का कोई आदमी फोड़ लेना आसान होगा। तू ऐसी कोशिश करेगा? ज़रूर करूँगा। अगर तूने भाई को लुढ़काना है तो उसके करीब पहुँचने का कोई जरिया तो बनाना होगा ना बाप। तभी विमल के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। मुबारक अली का फ़ोन था सुबह सवेरे। उसने बातचीत मुकम्मल की, मोबाइल बंद किया और फिर गहरी सांस लेता बोला, शायद तू सच ही कह रहा है मियाँ। क्या बोला बाप? मैं सच में ही ताकतवर समझा जाने लगा हूँ। वो तो है ही, मैं बरोबर ऐसा बोला, पर अब तेरे को कैसे मालूम पड़ा? अभी दिल्ली से मुबारक अली का फ़ोन था। बोलता है 4 में से 3 बिरादरी भाई अंडरग्राउंड हो गए हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे। देखा? इरफान विजेता कैसे स्वर में बोला। और चौथा बिरादरी भाई पवित्र सिंह मेरे से पनाह पाना चाहता है, सोहल के खौफ का मारा। अपनी खता बख्शवा कर मेरी शरण में आना चाहता है ताकि बिरादरी भाइयों का कहर उस पर टूटे तो मैं उसका मुहाफिज बन सकूं। तभी तो बोला बाप कि तू अपनी ताकत नहीं पहचानता। मुहाफिज? मैं? विमल के स्वर में एकाएक उदासी छलक आई। जो नामुराद शख्स अपनी बीवी का मुहाफिज न बन सका, वो किसी दूसरे का मुहाफिज क्या बनेगा? इरफान से कुछ कहते न बना। खबर आएगी बाप। आखिरकार वो दबे स्वर में बोला, जरूर आएगी। वाहे गुरु, जीऊं जंत सभी शरण तुम्हारी, सरब चिंत तुध पासे। सुबह सवेरे मुबारक अली तिराहा बैरम खान के हवेली नुमा मकान के सेहन में एक तख्त पोश पर बैठा था और अपने सामने खड़े अपनी 14 भांजों पर गरज बरस रहा था। नामकूल, नालायक, नादानिस्त, गैर जिम्मेदार। अरे अल्लाह मारो, अब मैं सोहल को क्या जवाब दूंगा? कोई कुछ ना बोला। अल्लाह, एक एक पे 3-3 निगाहबीन, फिर भी कुछ न कर सके मनहूस सूरत। मामू, हाशमी झिझकता हुआ बोला, जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं? कौन बोला कमबख्त मारो? मैं बोला मामू। तू तू क्या अर्ज करना चाहता है? तू तो निगाहबीनों में नहीं था, तू तो मेरे साथ था। अच्छा, सबकी तरफ से बोलना चाहता है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लीडरी करना चाहता है? नहीं मामू। क्या कहना है? मामू, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोताही किसी से नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? अनोखा या गैर मामूली कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बराबर हुआ। वो गायब हो गए। जो शख्स इस बात से वाकिफ हो कि उसकी निगाहबीनी हो रही थी, उसे गायब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों वाकिफ हो? क्यों होने दी वाकिफियत? हो के रहती है देर सवेर, इतना अंधा कोई नहीं होता। खबरदार शख्स की निगाहबीनी के लिए 3 क्या 10 जने भी काफी नहीं। नकारो, ये बात तब क्यों ना बोले जबकि ये काम, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सौंपा गया था। तुम्हारे सामने कोई जुबान खोल सकता है मामू? किसी की शामत आई है जो? अच्छा, ये जो फल फल बोल रहा है, मुंह बंद करके बोल रहा है। अब तो मजबूरी है, जवाबदारी तो करनी ठहरी। मजबूरी है। मुबारक अली बड़बड़ाया। कुछ क्षण खामोश रहा और फिर एकदम भड़का। और वो कहाँ है बड़ी चिरान गोई जो शीशे की जगह भाई की शक्ल देख के हजामत बना लेता है? अली मोहम्मद आगे आया। फिर उसका जुड़वा वली मोहम्मद भी उसके करीब सरक आया। तीसरा कौन था तुम्हारे साथ? मुबारक अली बोला। मैं मामू। इमरोज बोला। अब एक जना बोले, तीनों ने चबर चबर की तो एक पड़ेगा कनपट्टी पे, समझे? हाँ मामू। अली जैसे अपने ग्रुप की लीडरी की हाजिरी लगाने के लिए बोला। सरदार के पीछे थे ना? हाँ मामू। कैसे खिसक गया? पुलिसिया ने मदद की। राजघाट क्रॉसिंग की लाल बत्ती पर उसकी कार खड़ी थी। हम अपनी कार में उसके पीछे थे। उसने उतरकर ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर से कोई खुसुर पुसुर की और वापस कार में आ बैठा। आगे हरी बत्ती हुई तो वो तो चल दिया। सब इंस्पेक्टर ने हमें रोक लिया। खामखा? खामखा ही मामू, खामखा ही। मिली भगत थी। वली भाई की हिमायत में बोला। मैं बोला तेरे को बोलने को? मुबारक अली आंखें निकालता बोला। वली ने जोर से थूक निकली। मैं बोला एक जना बोले, नहीं सुनता? सॉरी। अब मेरे पे अंग्रेजी का रोब गांठेगा? खता माफ मामू।
और कान से मैल निकलवा पहली फुर्सत में। कम सुनता है तेरे को। वली खामोश रहा। तू बोल। मुबारक अली अली की तरफ घूमा। क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि सब इंस्पेक्टर ने हमें रोक लिया, लाइसेंस चेक किया, गाड़ी के कागज चेक किए, गाड़ी की तलाशी ली, तब जाने दिया। तब तक सरदार अपनी एस्टीम पर कहाँ का कहाँ पहुँच गया, ढूंढे ना मिला। ये कब का वाकया है? कल सुबह 11 बजे का। उसके बाद कहीं ढूंढा? बहुत जगह ढूंढा। उसका घर, दफ्तर, गोदाम, हर जगह का चक्कर लगाया। उसके जोड़ीदारों के भी ठिये टटोले, यहाँ तक कि झामनानी के फार्म पर भी गए, लेकिन वो न मिला। बस कहानी खत्म? अभी नहीं मामू, शुक्र है। आगे बोल। उस फजीहत के बाद हमने हाशमी भाई से बात की थी। तब हमें पता चला था कि सरदार 6 बजे होटल रेडिसन पहुंचने वाला था। मामू, हमारा यकीन करना, हम 4:30 बजे ही वहां पहुंच गए और होटल के सामने, पीछे और बाजू से दाखिले वाले दरवाजे पर तैनात हो गए, लेकिन वो न पहुंचा। क्या? एक बार खता खाने के बाद हम कितने मुस्तैद थे, इसका सबूत ये है कि हमसे वो आदमी न छुपा रहा जो कि होटल के सामने पार्किंग में मौजूद था और हमारी ही तरह हर आवाजाही पर निगाह रखे था। कोई और भी था वहां? हाँ मामू, नीली ओमनी में। वो किसकी फिराक में था? मेरे को तो तुम्हारी में लगा था। क्या? तुम्हारे भीतर दाखिल होते ही तुम्हारे पीछू गया, 5 मिनट बाद फिर गया। फिर आधे घंटे बाद एक और आदमी ओमनी वाले के पास पहुंचा, जिसे कि हम जानते हैं कि झामनानी का खास आदमी मुकेश बजाज था। उसने ओमनी वाले से कोई गुफ्तगू की। तभी तुम बाहर निकले और हाशमी के साथ टैक्सी में सवार होकर चल दिए। तब बजाज ओमनी से उतर गया, एक और आदमी ओमनी में सवार हुआ और ओमनी तुम्हारी टैक्सी के पीछे चल दी। मुबारक अली हाशमी की तरफ घूमा। क्यों भाई, तुझे खबर न लगी कि कल उधर रेडी के सन पर कोई मेरी निगाह भी नहीं कर रहा था? लगी, हाशमी बोला। अली के बताए लगी, अपने आप तो न लगी। अपने आप वाली नौबत हो ना आई, पहले ही अली मिल गया। तुम्हारा हुक्म भी तो था कि मैं इन लोगों का पता करूं। तो वो झामनानी के आदमी वापसी में मेरी टैक्सी के पीछे भी लगे और टैक्सी चलाते हमारे अच्छे मियाँ को उनकी खबर न लगी। खामखा, यानी कि लगी? अभी तक खबर है, एक तिराहे पर बैठा है, दूसरा कहीं गया है, लगता है लौट आएगा। क्यों बैठा है? ये भी कोई पूछने की बात है? है पूछने की बात। मामू, साफ जाहिर है कि झामनानी को किसी तरीके से खबर लग गई थी कि रेडिसन में पवित्र सिंह की तुम्हारे से मुलाकात होने वाली थी। इस बात की तस्दीक के लिए उसने अपने आदमी वहां तैनात किए। वो तस्दीक हो जाती तो यकीनन पवित्र सिंह पर गद्दारी का इल्जाम आयद होता और फिर झामनानी जरूर उसकी कोई खबर लेता, लेकिन मुलाकात तो न हुई। कौन कहता है? झामनानी के आदमियों का तुम्हारे पीछे लगना कहता है, अभी भी तुम्हारे पीछे लगे होना कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि जो मुलाकात कल रेडिसन में न हो सकी वो आज कहीं होगी। तू क्या कहता है? मुबारक अली अली की तरफ घूमा। मामू, अली बोला, हम पीछे 8 बजे तक ठहरे थे। जैसे हमने उसे वहां आते नहीं देखा था, वैसे वहां से जाते भी नहीं देखा था। जब वो ना आया न गया तो मुलाकात हुई थी, बराबर हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच, आखिर बड़ी चिरान गोई है। गुस्ताखी माफ मामू, क्या कहना चाहते हो? अरे कमअकल, वो इसलिए आता नहीं दिखाई दिया था, इसलिए जाता नहीं दिखाई दिया था क्योंकि उसने कहीं से आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था। वो वहीं था। शर्तिया उसने वहां 2 कमरे लिए हुए थे, एक 405 जिसमें वो मेरे से आके मिला और दूसरा कोई और जिसमें कि वो अपना मौजूदा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुकाम बनाए है। मेरे बच्चों, जो शख्स तुम्हें गच्चा दे गया और फिर तुम्हें ढूंढे ना मिला, वो अभी भी उस होटल रेडी के सन में ही है। इस पर कोई शर्त बदे तो तुम्हारा मामू 1 पर 5 हारेगा। भांजे जानते थे कि उनका मामू उन पर फर्जी खफा होता था, इसलिए उसकी झाड़ फटकार को वो कभी खातिर में नहीं लाते थे। लेकिन वो आखिरी फिक्रा खफा होकर कहना तो दूर, उसने ऐसे अनुराग से कहा कि भतीजे बाग बाग हो गए। हम वहां पहुंचते हैं, अली जोश से बोला। फौरन से पेशतर, वली बोला। बस पहुंचे कि पहुंचे, इमरोज बोला।
तीनों एक साथ तीर की तरह बाहर को लपके। अरे रुको, मत रुको मामू, अली बोला, मंजिल खोटी ही रही है। अरे तुम्हारे मतलब की बात है। तीनों ठिठके। सरदार वहां हुआ भी तो कैसे? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तस्दीक कर पाओगे? इतने बड़े होटल में उसे कैसे तलाश कर पाओगे? क्या जाकर एक एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दोगे? ऐसा कौन करने देगा तुम्हें? रिसेप्शन से पूछना भी बेकार होगा, वो किसी और नाम से वहां ठहरा हो सकता है। या हाशमी बोला, होटल की बुकिंग किसी और के नाम से कराई गई हो सकती है। बड़ी हद ये कर सकोगे कि उधर से निकासी के तमाम रास्तों की पहरेदारी करोगे। उसने होटल से बाहर कदम न निकाला तो पड़े सूखते रहोगे। हम कर लेंगे कुछ, अली अनिश्चित भाव से बोला। मेरे को यकीन है कर लोगे। इस वक्त जोश में हो, इसलिए यकीनन कुछ कर गुजरोगे। पर मामू के पास एक आसान तरीका है, जो कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कारआमद साबित हो सकता है। क्या? तुम आधे पौने घंटे में उधर पहुंचोगे। 1 घंटे बाद मैं उसके मोबाइल नंबर पर, जो कि उसने खुद मुझे दिया है, फोन लगाऊंगा और उसे बोलूंगा कि सोहल का हुक्म है कि वो फौरन मुंबई होटल सी व्यू पहुंचे। अगर वो सच में सोहल से पनाह पाने का तमन्नाई है तो फौरन ही ऐसा करेगा। अब ऐसा वो कैसे करेगा? कैसे भी करेगा मामू। सबसे पहले तो होटल से बाहर निकलेगा। और मैं क्या बोला? यही तो बोला। ठीक है मामू, 1 घंटे बाद फोन लगाना। तीनों फिर बाहर को लपके। अरे कमबख्त मारो, पीछे से मुबारक अली बोला, सबके लिए बेडमी कचौड़ी मंगाई है, वो तो खा के जाओ। अब तो मत रोके मामू, अली बोला। अरे तुम्हारी अम्मा सुनेगी कि तुम्हें भूखे पेट रवाना कर दिया तो मुझे बद्दुआएं देगी, झेल लेना। पीछे मुबारक अली सिर झुकाकर मुंह पर हाथ रखकर खांसने के बहाने अपनी एकाएक डबडबाई आंखों को पोंछने लगा। भूखे पेट चले गए सुबह सवेरे, वो खांसता हुआ बोला। देखा अल्लाह मारो, इसे कहते हैं फर्जंदी, इसे कहते हैं बरखुरदारी। कुछ क्षण खामोशी रही। मामू, फिर हाशमी बोला, जो बाहर तिराहे पर बैठे हैं उनका क्या करना है? सूखने दे कमीनों को, मुबारक अली बोला। आज मैं घर से ही नहीं निकलने का, बस एक जरा सोहल को एक बार फिर फोन लगा लो, उसके बाद लंबी तान के सोता हूँ। बढ़ गया। इनायत दफेदार ने डीसीपी डिडोलकर के घर फोन किया। आज शनिवार है, डिडोलकर बोला। ऐसे ही फोन लगाया, सोचा शायद भाई के लिए कोई खबर हो, शायद शनिवार से पहले भाई के लिए कोई खबर हो। नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा शुक्राना, थोड़ा रोकड़ा भेजा। मिला? मिला। भाई को मेरा शुक्रिया बोलना। बोलेगा तो मैं कट करता है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी सुनो। बोलो बाप। सच पूछो तो मैं भी तुम्हें फोन लगाने ही वाला था। ऐसा? हाँ, एक काम करो। बोलो बाप। एक तहरीर तैयार करो जिसमें दर्ज हो कि राजा गजेंद्र सिंह, जो कि अपने आप को 2 महीने पहले नैरोबी से आया एनआरआई बताता है, असल में एक इल्लीगल इमिग्रेंट है। क्या है बाप? अवैध प्रवासी, गैर कानूनी ढंग से भारत में मौजूद शख्स, इल्लीगल इमिग्रेंट। अब समझा बाप? आगे बोलो। तहरीर में आगे दर्ज हो कि उसके पास ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है और ना 2 महीने पहले किसी शिप से या किसी प्लेन से उसकी भारत में आमद का कहीं कोई रिकॉर्ड है। और बस अभी इतना काफ़ी है। इससे क्या होगा? वो सब छोड़ो तुम, जब कुछ होगा तो खबर कर दी जाएगी। अभी जो बोला है वो करो। समझो हो गया। तहरीर तैयार करके क्या करें? मेरे को भेजो। कैसे? कहाँ? मेरे ऑफिस में, फैक्स से या ईमेल से। फैक्स नंबर और ईमेल एड्रेस नोट करो। दफेदार ने किया। पवित्र सिंह ने मोबाइल की कॉल खत्म करके उसे वापस जेब में रखा और अपने कमरे से निकलकर नीचे लॉबी में पहुंचा, जहां की इंडियन एयरलाइंस का काउंटर था। मुंबई, वो क्लर्क से बोला। कब का टिकट मिल सकता है? आप कब जाना चाहते हैं सर? क्लर्क आदरपूर्ण स्वर में बोला। फौरन। फौरन, क्लर्क ने दोहराया और फिर अपने कुछ कागजात उल्टे पलटे और कंप्यूटर पर कुछ डाटा निकाला। इत्तेफाक से अभी कुछ कैंसिलेशन हुई है। फिर वो बोला, आप 10:30 बजे की फ्लाइट से जा सकते हैं। वधिया, बट यू विल हैव टू हरी अप सर। ओए काका, तू हरी अप करेगा तो मैं करूँगा ना। टिकट बना। यस सर। पवित्र सिंह ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके टिकट हासिल किया। वो वापस अपने कमरे में पहुंचा,
जहां से उसने रिसेप्शन पर फोन लगाया। मैं चेकआउट कर रहा हूँ, वो बोला। रूम नंबर 405 और 203 का कट्ठा बिल मेरे पास 203 में भेजो। यस सर। मैनू होर भी कम है, बिल कोई जिम्मेदार आदमी लेके आए, समझ गए? यस सर। पवित्र सिंह ने रिसीवर रख दिया और अपना सामान पैक करने लगा। दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खुला है, वो उच्च स्वर में बोला। काले कोट और टाई वाला एक युवक भीतर दाखिल हुआ। उसने पवित्र सिंह का अभिवादन किया और बिल का फोल्डर मेज पर रखा। योर बिल सर, वो बोला। कौन हो भाई? पवित्र सिंह ने पूछा। असिस्टेंट मैनेजर सर। असिस्टेंट मैनेजर साहब, एक कार आजादपुर पहुंचानी है, इंतजाम कर सकोगे? हो जाएगा सर। तो ये चाबी पकड़ो। सफेद स्टीम, पार्किंग में खलौती है, नंबर DL7C1199 है। ये आजादपुर का पता है। चाबी इस कोठी के लेटर बॉक्स विच पा देनी है। ये 1000 रुपये, ड्राइवर का वापसी का टैक्सी का किराया और उसकी टिप। युवक ने सब सामान काबू में किया। ये मेरा क्रेडिट कार्ड, बिल दे नाल नीचे ले जा, मैं रिसेप्शन से ले लूंगा। यस सर। और ये तेरा नजराना। पवित्र सिंह ने उसे 100 का नोट दिया। थैंक यू सर, मैं 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। एयरपोर्ट वास्ते एक टैक्सी बुला के रखना। यस सर। निर्विघ्न पवित्र सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाया, अपना हल्का सा सूटकेस काबू में किया और टर्मिनल की तरफ बढ़ा। उसने लाउंज में कदम रखा, तभी एक जोर की धौल उसके कंधे पर पड़ी। वो चिहुक कर वापस घुमा। पीछे ब्रजवासी खड़ा हंस रहा था। किधर चले गुरमुखो? वो बोला। किधर भी नहीं वीर मेरे। पवित्र सिंह यूं खिसियाया सा हंसा, जैसे चोरी करता पकड़ा गया हो। किसी नु रिसीव करन आया हूँ। किसे? एक रिश्तेदार है, लंदन से। ये तो डोमेस्टिक टर्मिनल है, लंदन की फ्लाइट का इधर क्या काम? लंदन से आ चुका है, फिर बेंगलोर गया सी, हुन बेंगलोर से आ रहा है। स्टीम कहाँ गई? स्टीम कहाँ गई की मतलब? अभी टैक्सी से इधर पहुंचे ना, इसलिए पूछा। सब लड़े माइये विनू, सब टाड़ी बैठा है। रास्ते जब बिगड़ गई, प्रत्यक्षता वो बोला। नई गाड़ी की पता लगता है आजकल भरावा, बंदा भी नवा नकोरी होता है कि चल चल हो जाती है। वो तो है, मैंने तुम्हारे हाथ में सूटकेस देखा, टैक्सी से उतरते देखा तो यही समझा था कि अपने सरदार जी कहीं जा रहे थे। सूटकेस जो तुम्हारे हाथ में है? ओह, ये सूटकेस, ये तो कुछ सामान है जो मैं अपने बेंगलोर तो आते रिश्तेदार नू अगे लुधियाने ले जान वास्ते सौंपना है। ओह, मोबाइल ऑफ रखते हो क्या? नहीं तो कोई खराबी आ गई होगी। खामखा सिंधी भाई शिकायत कर रहा था, बोलता था सरदार का मोबाइल लगाओ तो जवाब नहीं मिलता। एक बारी ओदी कॉल मिस हुई सी, फोन गड्डी च रह गया सी गलती नाल, मैंने वापस कीता तो उसदा ना मिलिया। हो जाता है ऐसा कभी कभी। हुण अपनी ता बोल भैयन, तेरी किधर दी तैयारी है? मुंबई जा रहा हूँ। अभी? और कब? 10:30 बजे की फ्लाइट है इंडियन एयरलाइंस की। कमला हो गया है, लोग मुसीबत तो दूर भागते हैं, तू मुसीबत की तरफ भाग रहा है। चिराग तले अंधेरा। अच्छा हाँ, फिर कल्ला क्यों जा रहा है? सब चलते हैं। चिराग का अंधेरा सबको नहीं रख सकेगा। वजह कोई और है ब्रिजवासी। अभी तो यही वजह है, आगे और वजह निकल सकती है। क्या? शायद सोहल से 2-2 हाथ हो जाए। क्या? और जीत मेरी हो जाए। तू सच में ही कमला हो गया है। सरदार जी, किसी सयाने ने कहा है, बहादुर बनो, नहीं तो बहादुरी का पाखंड करो, किसी को फर्क पता नहीं लगेगा। हुन तेरी की पोजीशन है, बहादुर बन रहा है या बहादुरी का पाखंड कर रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो पाखंड करता लग रहा है, यानी कि सच में ही फर्क पता नहीं लगता। बहुत रहस्य वाली बातें कर रहा है भैयन। हा, मैं चलता हूँ, चेक इन का टाइम हो रहा है। पवित्र सिंह ने अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। ब्रजवासी भीड़ में मिलकर निगाहों से ओझल हो गया। पवित्र सिंह चेहरे पर चिंता के भाव लिए पीछे ठिठका खड़ा रहा। ब्रजवासी का एकाएक वहां मिलना उसके लिए दुखद घटना थी। अब उसके प्लेन पर चढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उसी फ्लाइट से ब्रजवासी मुंबई जा रहा था और ब्रजवासी जैसा कोई और भी वहां मौजूद होता तो बेड़ा ही गर्क था। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, कोई पहचानी सूरत उसे न दिखाई दी। वो इस बात से बेखबर नहीं था कि मुबारक अली के आदमी उसके पीछे लगे हुए थे। उन हम शक्ल लड़कों को तो वो खास तौर से पहचानता था,
जिनसे कल उसने राजघाट के चौराहे पर ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर को 500 रुपए देकर पीछा छुड़ाया था। लेकिन वो उस लाउंज में उसके पीछे नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहां आने के लिए टिकटधारी होना जरूरी था। वो इंडियन एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। ये टिकट उसने अपना टिकट क्लर्क के सामने रखा। किसी अगली डेट का बना कर दो। कितनी अगली डेट का सर? क्लर्क ने पूछा। कल दी की पोजीशन है, 4 बजे की फ्लाइट में जगह है। ठीक है। टिकट संबंधी जरूरी कार्यवाही करा के वो लाउंज से बाहर निकला। वो सीधा नो पार्किंग एरिया में कार में बैठ अली, वली और इमरोज के पास पहुंचा और कार का दरवाजा खोलकर पीछे वली के साथ बैठ गया। चलो, वो इत्मीनान से बोला। क्या? वली हक पकाया सा बोला। जब तुम लोगों ने मेरे पीछे ही रहना है तो मेरा टैक्सी का भाड़ा क्यों लगवाते हो? कमाल है। हुआ क्या? आगे पैसेंजर सीट पर बैठा अली बोला। पंगा पड़ गया। एथो हिलो। हमें जानते हो? कल से पीछे लगे हो। नहीं जानूंगा। जानते हो? मुबारक अली ते बंदे हो। अब मेरी उससे कोई अदावत नहीं, इसलिए मेरे अजीज हो। चलो। इमरोज ने कार आगे बढ़ाई। लाउंज के परले दरवाजे के पास, जो कि आगे रनवे पर ले जाता था, एक पिल्लर की ओट में खड़ा ब्रजवासी नेत्र सिकोड़ी पवित्र सिंह को लाउंज से बाहर जाता देखता रहा। क्यों? फ्लाइट तो कोई आई ही नहीं थी। उससे पहले उसने उसे इंडियन एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचते देखा था, लेकिन फासले से वो नहीं जान सका था कि वहां उसने क्या किया था। किस फिराक में था सरदार? कोई चक्कर तो यकीनन था, तभी तो झूठा और खिसियाया हुआ लग रहा था। उसे अफसोस था कि उस घड़ी वो सरदार के गैर मामूली मिजाज की झामनानी को खबर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इरफान होटल की बेसमेंट में पहुंचा। उसके साथ परचूरे और मतकरी नाम के 2 उसके भरोसे के आदमी थे। कहाँ है? इरफान बोला। परचूरे ने पिछवाड़े के अंधेरे की तरफ इशारा किया और बोला, कोने की कोठरी में। निकाल के ला। परचूरे ने सहमति में सिर हिलाया और फिर मतकरी के साथ आगे बढ़ गया। उन्होंने जमीर मिच्ची को वापस लाकर उसी कुर्सी पर बिठाया जिस पर कि वो कल बिठाया गया था। मिच्ची का रंग बदरंग था और सूजी आंखों से लगता था कि रात भर सो नहीं पाया था। कैसा है मिच्ची? इरफान बोला। उससे जवाब देते न बना। उसने सिर उठाकर मुंह बाए इरफान की तरफ देखा और फिर हौले से सहमति में सिर हिलाया। ब्रेकफास्ट किया? मिच्ची का सिर सहमति में हिला। मुंडी हिलाता है, जुबान नहीं चलाता। हाँ। तो क्या सोचा तूने रात भर? क्या बोलेंगा बाप? धारावी के 5 नंबर कमरे में तो तेरा उस्ताद पहुंचा नहीं। मोबाइल पर फोन लगाओ तो जवाब नहीं देता। ऐसे कैसे चलेगा? मिच्ची ने जवाब न दिया। कल मैं तेरे को क्या बोला? क्या बोला बाप? अच्छा, भूल भी गया। मैं बोला मिच्ची, मेरे बिरादर परदेसी को काबू कराए बिना तो इधर से नहीं छूट सकता। यही बोला मैं। क्या? बाप, मेरे को जो मालूम मैं पहले ही बोल के रखा। वो गिड़गिड़ाया। माँ कसम, मेरे को जास्ती कुछ नहीं मालूम। माँ को क्यों बीच में लाता है पगले? इरफान ने मीठी झिड़की दी। वो बेचारी तो आराम से कल्याण में बैठी पीसीओ बूथ चला रही है और अपने लगते जिगर की तेरी खैर मना रही है। मिर्ची का फक चेहरा और फक पड़ गया। तेरी और तेरी छोटी बहन की, जिसकी कि अभी तूने शादी करनी है। मिर्ची के रहे सहे हवास भी उड़ गए। देखा कितनी जल्दी मैं तेरी बाबत इतना जानकारी निकाला। बाप बख्श दो, मेरी माँ को कुछ न कहना, मेरी बहन को कुछ न कहना। सब कुछ मैं ही करे, तू कुछ न करे। बाप, जब इतनी जल्दी मेरी हर खबर निकाल सकता है तो परदेसी की नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता, तभी तो तेरे सामने खड़ेला है। फिर याद लेके मिच्ची कुछ बोल, मिच्ची कुछ बता। क्या? वो खामोश रहा। सोच ले, जी भर के सोच ले। मेरे को और कोई काम है ही नहीं तेरे बोलने का इंतजार करने के अलावा। पर एक बात बोलता है जो कि तेरे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? मैं तेरे को बकरे का माफिक ऊपर हुक पर टांगने का आइडिया ड्रॉप किया। शुक्रिया बाप। मैं तेरे को हॉट वाटर बात देंगा। क्या? एक बार टब में 100 डिग्री वाला हॉट वाटर जमा करेगा और तेरे को उसमें डालेगा। एन कचालू का माफिक उबल जाएगा। क्या? बाप, रहम रहम करो। काफी चिल्लाक है। फिर बोला, सब कुछ मैं ही करे। बाप, माँ कसम, बहन कसम, मेरे को जो मालूम मैं सब कुछ बोल दिया। पण? क्या पण?
मेरे को छोड़ दो। मैं जी जान से परदेसी को तलाश करने की कोशिश करेगा। किधर से करेगा? भटकेगा, धक्के खाएगा, अपनी जान की खातिर अक्खी मुंबई की खाक छानेगा, पर कोई खबर निकालेगा। ऐसा? हाँ बाप, ठीक है। तू भी क्या याद करेगा मिच्ची? मेरे को तेरी पेशकश कबूल है। शुक्रिया बाप, अब तू भी मेरी पेशकश कबूल कर। क्या बाप? दुश्मनों का पीछा छोड़ और दोस्तों में शामिल हो। दोस्त जो तेरी जान बख्श रहे हैं। मुझे मंजूर है बाप। इतना जोश नहीं खाने का। पहले बात को समझ, फिर जवाब दे। समझ के बोला बाप, सोच के बोला बाप। बंडल मार के इधर से छूटने का अंजाम जानता है बाप। मैं धोखा करेगा तो जान से जाएगा, मेरे को मालूम। जान से जाना आसान काम नहीं होता। ऐसा किस्मत वालों के साथ होता है कि एक सांस आई, दूसरी नहीं आई। तू ऐसा किस्मत वाला किधर है? मैं समझा नहीं बाप। मैं समझाता है। मौत मांगना आसान मिच्ची, झेलना मुश्किल। झेलना? मैं तेरा पेट खोलेगा और तेरी आंता निकाल कर तेरी गोद में रख के इधर से जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा तेरे को ऊपर पहुंचने में? मिच्ची के चेहरे पर गहरी दहशत के भाव उभरे। 1.25 घंटा तो लग ही जाएगा, तिल तिल करके प्राण निकलने में। क्या बाप? रहम, वो तो पहले ही कर दिया। तू आजाद है मिच्ची। जा और जैकब परदेसी की कोई खबर निकाल के ला। उसकी नहीं तो दफेदार की, दफेदार की नहीं तो भाई के गैंग के किसी और आदमी की। मैं जी जान से कोशिश करूंगा। तो मैं जाऊं? हाँ जा, पर सैंपल तो लेके जा। सैंपल? नहीं समझता? नमूना, जैसे पब्लिक सिटी के माल बेचने वाला भीड़ लोग देता है। नमूने से ही तो माल की परख होती है। वो तो है, जो कि अभी तेरे को होगी। कैसे? अभी मालूम पड़ता है। इरफान ने परचूरे और मतकरी को इशारा किया। दोनों ने तत्काल बड़ी दक्षता से, बड़ी खामोशी से जमीर मिची को धुनना शुरू कर दिया। वो ऐसी धुनाई थी जो कोई तजुर्बेकार लोग ही कर सकते थे। उसमें कोई हड्डी नहीं चटकती थी, कोई स्थायी चोट नहीं आती थी और कोई अंग भंग नहीं होता था। केवल 3 मिनट वो सिलसिला चला। उतने में ही मिच्ची को यूं लगा जैसे उसे कंक्रीट मिक्सर में डालकर घुमाया गया हो। उसके बाद वो आजाद था। झामनानी ने बजाज को फोन लगाया। उसके लाइन पर आने पर उसने ब्रजवासी से हासिल हुई जानकारी आगे बजाज को ट्रांसफर की और बोला, पुटड़े, ब्रजवासी बोलता है कि अपना सरदार साईं प्लेन से कहीं जाने के लिए ही एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन ब्रजवासी से एकाएक टकरा जाने की वजह से पिटक गया था। खुद मेरे को भी यही लगता है। अब तो इस बात की तस्दीक कर। कैसे? वडी दिल्ली से बाहर जाने वाली लोकल फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट से। और कैसे? ठीक है वडी, एक बात ध्यान में रखना नहीं। अगर सरदार साईं ने दिल्ली से खिसकने का इरादा बना लिया है तो आज सुबह की एयरपोर्ट की मिस एडवेंचर के बाद वो उसने छोड़ नहीं दिया होगा। ब्रजवासी तो इत्तेफाक से उसका निगहबान बन गया था। वो तो अब गया, इसलिए सरदार साईं ने आइंदा का कोई इंतजाम किया हो सकता है। वडी, क्या समझा नहीं? बॉस, समझ तो मैं गया, लेकिन जरूरी थोड़ी ही है कि अभी भी वो प्लेन से ही जाए। ट्रेन से भी जा सकता है। वडी, पैदल भी जा सकता है नहीं। इधर से अंतर ध्यान होकर उधर प्रकट भी हो सकता है नहीं। सॉरी बॉस, मैं तेरे को वो काम बोला नहीं जो आसान है। मैं समझ गया, मैं चेक करवाऊंगा। अभी आगे सुन। बोलो बॉस। अगर उसकी आइंदा की फ्लाइट का पता लग जाए तो किसी भी तरीके से उसी फ्लाइट पर अपने 2 आदमियों की, 2 की नहीं तो 1 की तो यकीनन सीट बुक करानी है, ताकि वो आगे भी उस पर निगाह रख सके। गुस्ताखी माफ बॉस, लेकिन फायदा क्या? मुबारक अली से तो उसकी मुलाकात हुई नहीं। वडी, पता नहीं आगे की कब की टिकट है उसकी। नहीं हुई तो वो वक्त आने तक हो जाएगी। तेरे आदमी तो चौकस है ना मुबारक अली के पीछे? हाँ बढ़िया। अब फिलहाल जैसा मैं बोला वैसा कर और तेल देख और तेल की थार देख। ठीक है। तेरे आदमियों की निगाह भीनी में अगर सरदार साईं दिल्ली छोड़ जाए तो समझना मुबारक अली के पीछे लगे तेरे आदमी फारिग। बढ़िया। सरदार साईं के अनोखे व्यवहार का राज मेरी समझ में आना चाहिए नहीं, मुझे मालूम होना ही चाहिए कि क्यों वो दुश्मन के कैंप के आदमी से मिलने को तड़प रहा है और क्यों वो मोबाइल पर कॉल लगाई जाने पर जवाब नहीं देता और 100 बातों की एक बात अभी किधर छुपा हुआ है। सब मालूम होगा बॉस, मैं पता लगाऊंगा।
बड़ी जी तरह ने। चौथी मंजिल के ऑफिस में विमल की इरफान से मुलाकात हुई। क्या खबर है? विमल बोला। जवाब में इरफान ने सबसे पहले मिर्ची की बाबत अपनी स्ट्रेटजी बयान की और फिर बोला, मैं ठीक किया बाप? हाँ, विमल बोला, ठीक किया। अगर वो सच में कुछ नहीं जानता तो उस पर खामखा का जुर्म नाजायज है, बेमानी है। वैसे ही सोचा मैंने भी, पर सैंपल फिर भी चखाया। सैंपल? कैसा सैंपल? इरफान ने बताया। बल्ले भाई, विमल बोला, खामखा धुनवा दिया? खामखा नहीं बाप, सैंपल से वो अब खौफजदा होगा। खौफजदा रहेगा तो स्ट्रेट रहेगा। क्या कहने? और मैंने सुबह भाई के कैंप का एक आदमी फोड़ने की बात की थी। फोड़ तो लिया बाप? जमीर मिची आदमी मामूली, उसकी हैसियत मामूली। सीधे से भाई के गैंग का आदमी तो वो जान भी नहीं पड़ता। वो जैकब परदेसी का चमचा जान पड़ता है और उसकी पहुंच उसी तक है। अलबत्ता उसकी वजह से जैकब परदेसी हाथ में आ गया तो बात कुछ और होगी। वो काम अभी होते होते होगा, लेकिन तेरी बातों से लगता है कि कुछ हो भी चुका है। ऐसी है बाप। वो क्या है कि भाई के कैंप का कोई खास आदमी, खास बोला मैं, मिर्ची जैसा नहीं, फोड़ने का काम अब आसानी से होता जान पड़ता है। कैसे? भाई का एक आदमी जेल में है, भाई से खफा है क्योंकि भाई ने उसे आज़ाद करवाने की कोई कोशिश ना की। क्यों ना की? कोई तो वजह होगी, मसलन पेश नहीं चली होगी, या वो आदमी उसका खास तो होगा पर ज़्यादा खास नहीं होगा, या वो मसरूफ़ होगा। मसरूफ़ होगा अपनी जान बचाने के कारोबार में। सोहल आ जाएगा, गब्बर का माफिक। तो फिर मुझे 52 गज का साबित करने की कोशिश कर रहा है। इरफान हंसा और फिर आगे बढ़ा। या उसे जेल भिजवाया ही भाई ने होगा, बहरहाल मालूम पड़ जाएगा बाप। तभी फोन की घंटी बजी। देख, विमल बोला। इरफान ने फोन उठाकर कान से लगाया, कुछ क्षण बात की और फिर बोला, पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। कोई इंस्पेक्टर दामोदर राव होटल के मौजूदा मालिक से अपॉइंटमेंट चाहता है। क्यों? वजह नहीं बताता, कुछ तो कहता होगा। जरूरी इंक्वायरी है। मौजूदा मालिक से, यानी कि राजा साहब से? हाँ, 4 बजे आने को बोल। इतनी देर बाद क्यों? राजा साहब बिजी हैं, 4 बजे का टाइम भी उन्होंने बिटवीन अपॉइंटमेंट्स निकाला है। अच्छा, हमें ये जानने को बेताब नहीं लगना चाहिए कि वो क्या इंक्वायरी करना चाहता है राजा साहब की। ओह, अब समझा बाप। जब वो आएगा तो उसे थोड़ा इंतजार भी कराएंगे ताकि राजा साहब की मसरूफियात का उस पर रौब पड़े। बढ़िया, इरफान हंसता हुआ बोला। उसने फोन में मुलाकात का वक्त दोहराया और फोन रख दिया। मैं भाई के आदमी की बात कर रहा था जो कि जेल में बंद है। हाँ, उसकी बाबत खबर कैसे लगी? उसी ने फैलवाई अंडरवर्ल्ड में। क्यों? ताकि खबर तेरे तक पहुंच जाती, जो कि इस घड़ी पहुंच रही है। बाप, उसका सोहल के नाम एक पैगाम है। क्या? सोहल उसे जेल से छुड़वाने का सामान खरे, बदले में वो उसे भाई का पता बताएगा। दुबई का या कराची का या कहीं और का? लोकल। उसे कैसे मालूम है कि भाई आजकल इधर है? है किसी तरीके से। हर बात हरकारे को तो नहीं बताई जाती ना। अंदर किस इल्जाम में है? कोकीन बेचने के इल्जाम में। नाम क्या है? हैदर। पिछले से पिछले इतवार को एक हैदर हमें धारावी के एकरेजी के इलाके में पास्कल के बार में मिला था, जबकि मैं उसके बॉस छोटा अंजुम से मिलने शेरवानी में सफ़ेद फूल लगाकर उधर पहुंचा था। हो सकता है ये वही हैदर हो। मैंने देखा था उस ठिगने हैदर को पास्कल के बार में। उसके लंबे जोड़ीदार का घुटना फोड़ते भी तुझे देखा था। अगर ये वही हैदर हुआ तो कम से कम इतना तो पक्का हो ही जाएगा कि वो भाई के गैंग का आदमी है। तो फिर मैं पड़ताल करता हूँ उसकी और फिर बोलता हूँ। वो तो तू करेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि हम उसे जेल से निकलवा पाएंगे? अभी कैसे होगी गारंटी? अभी तो हमें यही नहीं मालूम कि वो कितना फिट है जेल में, आज़ाद कराए जाने लायक केस है भी या नहीं। वही तो तू उसकी खबर निकालेगा, फिर हम उसके काम आएंगे, बदले में वो हमारे काम आएगा। इस लंबे रास्ते को छोड़कर अपना मतलब शॉर्टकट से क्यों नहीं हल करता? कैसे? दफेदार को थाम। दफेदार को? तू भूल रहा है, उसकी एक जगह की हाजिरी की हमें पहले से खबर है। आज शाम को उसने रणदीवे के पास आना है उसका जवाब हासिल करने के लिए। बरोबर बोला बाप, ये बात तो मैं भूल ही गया था। मैं अभी सब इंतजाम करता है। गुड।
डीसीपी मनोहर लाल का मातहत इंस्पेक्टर पद्मेश तिवारी करोल बाग पहुंचा। उसे पहले से मालूम था कि झामनानी का ऑफिस ठीक 10 बजे उसकी मौजूदगी में खुलता था। उसकी उस घड़ी की मौजूदगी वहां अनिवार्य होती थी, भले ही वो ऑफिस खुलने के 5 मिनट बाद वहां से चला जाए और सारा दिन वापस न लौटे। उस रोज वैसा ना हुआ। उस रोज दफ्तर तो हमेशा की तरह ठीक 10 बजे खुला, लेकिन झामनानी के दर्शन न हुए। कहीं अटक गया होगा। उसने 15 मिनट इंतजार किया, झामनानी न आया। जरूर बीमार पड़ गया होगा, ऑफिस से पता चलेगा। उसने ऑफिस में कदम रखा। बाहरी ऑफिस में मुकेश बजाज बैठा था। सुबह सवेरे अपने सामने वर्दीधारी इंस्पेक्टर को मौजूद पाकर वो सक पकाया। झामनानी किधर है? इंस्पेक्टर दबंग स्वर में बोला। नहीं है, बजाज अनमने भाव से बोला। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं? बाहर गया है। बाहर गया है? कहाँ? भोपाल। कब गया? आज सुबह। कब लौटेगा? 5-6 दिन लगेंगे। भोपाल का पता? मेरे को नहीं बोल के गया। तुम कौन हो? साहब का मुलाजिम हूँ। नाम बोलो। मुकेश बजाज। तुम्हारा इधर क्या काम है? काम कोई नहीं, खाली फोन अटेंड करने के लिए इधर हूँ। किसका? किसी का भी, जो भी झामनानी को पूछे। खुद झामनानी का भी हो सकता है। तुम्हारा साहब तुम्हें अपने पीछे अपने ऑफिस का जिम्मेदार बनाकर गया, लेकिन ये नहीं बोल के गया कि भोपाल में उससे कहाँ संपर्क किया जा सकता था। नहीं, नहीं बोल के गया। क्यों? उसकी मर्जी। वो चाहता तो ये भी ना बोल के जाता कि वो भोपाल जा रहा था। इधर कोई इमरजेंसी आन पड़े तो कैसे अपने साहब को खबर करोगे? कैसे भी नहीं करूँगा। साहब का फ़ोन आने का इंतज़ार करूँगा। फ़ोन ना आए तो मजबूरी है। फिर इमरजेंसी की तो माँ ऐसी तैसी फिर गई। बजाज ने लापरवाही के कंधे उचकाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा साहब कहाँ गया है। मालूम है ना, भोपाल गया है। भोपाल में कहाँ गया है वो नहीं मालूम। मालूम नहीं या न बताने की हिदायत है? मालूम नहीं। पता तुमसे जबरन भी कुबलवाया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? तुम्हें हिरासत में लिया जा सकता है। झामनानी साहब का पता कुबलवाने के लिए? हाँ। क्यों? क्या किया है साहब ने? खून किया है? डाका डाला है? क्या किया है? ये सब किए बिना भी उसे हिरासत में लिया जा सकता है। खामखा खुद डीसीपी ने उसे तलब किया है। तलब ही तो किया है। साहब जब लौटेगा तो तलब पूरी कर देगा। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वक्त के हाकिम हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जब लौटे तो कर लेना गिरफ्तार। उसके हिमायतियों को भी, पुलिस से लुक्का छिपी का खेल खेलने वालों को भी। मालिक हो भाई। इंस्पेक्टर कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। तुम्हारा साहब जब भी जैसे भी तुमसे संपर्क करे, सबसे पहले उसे डीसीपी मनोहर लाल का पैगाम देना कि वो फौरन पुलिस हेडक्वार्टर में उनसे संपर्क करे। समझ गए? हाँ। अब किसी ऐसे शख्स का नाम पता बोलो जो कि झामनानी का खास हो, करीबी हो और जिसे ये मालूम होने की संभावना हो कि वो भोपाल में कहाँ था। बजाज ने निसंकोच बाकी के 3 बिरादरी भाइयों के नाम बोल दिए, क्योंकि उसे यकीन था कि इंस्पेक्टर उन नामों से पहले से वाकिफ था। ब्रजवासी निर्विघ्न मुंबई पहुंचा। चिरकुट उसे एयरपोर्ट पर ही मिल गया। चिरकुट एक लोकल मवाली था जो असल में भाई की गैंग का आदमी था और जो ब्रजवासी के पिछले मुंबई प्रवास के दौरान बजारिया छोटा अंजुम उसे तब अपने हाथ आए टोकस की मदद करने के लिए मिला था। ब्रजवासी उसे दिल्ली से फोन लगाकर आया था कि उसकी दिल्ली से 10:30 बजे की फ्लाइट के आगमन के वक्त वो उसे एयरपोर्ट पर मिले। उसके साथ उसी जैसा भीड़ू कोली भी था। ब्रजवासी ने वही उन्हें समझाया कि वो क्या चाहता था। नतीजतन अभी उसने बांद्रा में स्थित होटल सी रॉक में चेक इन ही किया था कि चिरकुट और कोहली ने वहां पहुंचकर गुड न्यूज दी कि भाड़े पर काम करने वाले आधा दर्जन लोकल मवाली, जिनमें 2 डिसेंट थे, यानी कि शक्ल सूरत और रख रखाव में मवाली नहीं लगते थे, वो इकट्ठा कर चुके थे और ब्रजवासी के सुझाए बाकी के ताम झाम का भी इंतजाम किया जा चुका था। नतीजतन ब्रजवासी ने जैसे अभी मुंबई में कदम रखा भी नहीं था कि वो अपनी पहली चाल चल भी चुका था। डीसीपी मनोहर लाल विस्की का रसिया तो बराबर था, लेकिन अब अपनी बढ़ती उम्र में उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि वो एक शाम को 2 या 2.5 या बड़ी हद 3 पैक से ज्यादा न पिए।
अमूमन वो इस बात पर अमल भी करता था, लेकिन पिछली रात ऐसा नहीं हो सका था। जियोस क्लब से उठकर वो एक पार्टी में गया था, जहां उसका हाजिरी भरना निहायत जरूरी था और जहां न चाहते हुए भी ऐसा माहौल बन गया था कि उसने जितनी विस्की क्लब में पी थी उससे ज्यादा पार्टी में पी ली थी और डट कर खाना खाया था। नतीजा ये हुआ था कि सुबह 10 बजे से पहले वो उठ नहीं सका था और जब उठा था तो खांकता कराहता ही उठा था। फिर नाश्ता और दफ्तर जाने के जिस कारोबार को वो अमूमन 1 घंटे से कम में अंजाम देता था, वो उसने उस रोज 2 घंटे में ओंगते आंगते निपटाया, जबकि उस रोज उसने चाय सिर्फ एक बार पी और अखबार पर निगाह तक न डाली। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी वर्दी दुरुस्त कर रहा था, जबकि उसकी बीवी ने बेडरूम में कदम रखा। उसके हाथ में उस रोज का अखबार था, जिसे उसने एक खास जगह से मोड़ा हुआ था। बच्चे कॉलेज गए? मनोहर लाल ने निरर्थक सा प्रयत्न किया। कब के गए? उसकी पत्नी बोली। वो क्या तुम्हारी तरह है? मनोहर लाल हंसा। कई बार ख्याल आता है कि पुलिस वाले से शादी करके गलती की मैंने। अच्छा, और क्या? बीवी के लिए कभी टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास? अब नहीं होता ना, हमेशा तो ऐसा नहीं था। हमेशा भी ऐसा ही था। कभी था तो 19-20 का फर्क था। नवंबर में मेरी जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पर प्रमोशन होने वाली है। मैं मेहनत न करता, जामारी न करता तो अभी तक तुम एसीपी की ही बीवी होती। चलो चलो, इन बातों का उस बात से कोई रिश्ता नहीं जो मैं कहने आई हूँ। क्या कहने आई हो? अब क्या, कई बार कह चुकी हूँ, कोई सुने तो सही। अरे क्या, इतनी बार बोला, लंबा नहीं तो ओवरनाइट ही कहीं ले चलो, दूर नहीं तो करीब ही कहीं ले चलो, लेकिन कौन सुनता है। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा अच्छा, तुम तो दिल्ली के मोड़ तक नहीं लेके जाते। मोड़ तक? गुड़गांव मोड़ ही तो हुआ दिल्ली का। वहाँ एस्टोरिया नाम का एक होटल है, जहाँ ओवरनाइट स्टे का डबल रूम, ड्रिंक, डिनर ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। वहाँ दिल्ली वाले आम जाते हैं, सिर्फ हम नहीं जाते। तुम्हें कैसे मालूम है इस बाबत? अखबार में छपा है। वो हाथ में थमा अखबार आगे करती हुई बोली। वहाँ ओवरनाइट स्टे करने वालों का फोर्टनाइटली लकी ड्रॉ निकलता है। ये देखो, पिछली फोर्टनाइट के ड्रॉ में D14 विवेक विहार दिल्ली के किसी साधु राम मालवानी का 2500 वाट का कैनवुड का स्टीरियो सिस्टम लकी ड्रॉ में निकला है, जो कि बाजार में 40,000 रुपए का आता है। मनोहर लाल को जैसे सांप सूंघ गया। क्या? उसके मुंह से निकला। स्टीरियो सिस्टम? हमारा भी निकल सकता था अगर हम गए होते। अरे, नाम क्या लिया? कैनवुड। अरे, स्टीरियो सिस्टम का नहीं, उस आदमी का जिसने वो जीता, साधु राम मालवानी। तुम्हारे से तो सिंधी ही अच्छे। जो अखबार इधर कर। पत्नी की अखबार आगे करने से पहले उसने उसे उसके हाथ से झपट लिया। जहां से अखबार मुड़ा हुआ था, वहां होटल एस्टीरियो गुड़गांव का एक विज्ञापन प्रकाशित था, जिसमें स्पष्ट रूप से लकी ड्रॉ के विजेता के रूप में साधु राम मालवानी का नाम और पता दर्ज था, जो कि 15 मई सोमवार रात को होटल के पर कपल ओवरनाइट स्टे प्लान पर वहां के रूम नंबर 232 में ठहरा था और जिससे अनुरोध किया गया था कि वो होटल में आकर अपना लकी ड्रॉ में निकला स्टीरियो सिस्टम कलेक्ट कर ले। एक जीप और एक होंडा सिटी कार आगे पीछे चलती होटल सी व्यू की मॉर्की में पहुंची। जीप में आगे ड्राइविंग सीट पर एक सिपाही और उसके पहलू में एक सब इंस्पेक्टर मौजूद था। पीछे एक हवलदार सवार था। होंडा सिटी में ड्राइविंग सीट पर एक सिपाही था, उसके पहलू में एक गनर था और पीछे एक एसीपी था। डोरमैन ने दोनों गाड़ियों में इतने पुलिसियों को मौजूद देखा तो उससे ये कहते न बना कि वो गाड़ियों को पार्किंग में लगाए। जीप में से सब इंस्पेक्टर बाहर निकला और शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। डोरमैन ने उसके लिए दरवाजा खोला। उसके भीतर कदम रखते ही लॉबी में ड्यूटी पर मौजूद मैनेजर उसके सामने पहुंचा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मालिक से मिलना है, सब इंस्पेक्टर रॉब से बोला। मालिक? मालिक नहीं समझते? प्रोप्राइटर राजा गजेंद्र सिंह, यही नाम है ना? क्यों मिलना है? उन्हीं को बताएंगे। फिर भी बोला ना, यहीं ठहरिए। लॉबी मैनेजर जल्दी से रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां से उसने एक फ़ोन किया। 2 मिनट में 2 जुदा दिशाओं से इरफान और शोहाब वहां पहुंचे। उस घड़ी दोनों सूट पहने थे और टाई लगाए थे।
जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स की वर्दी थी और बड़े सजीले लग रहे थे। क्या है? इरफान ने सब इंस्पेक्टर से पूछा। कितने आदमियों को बताना पड़ेगा? सब इंस्पेक्टर भुनभुनाया। क्या है? इरफान ने कदरन सख्त लहजे में अपना सवाल दोहराया। राजा साहब से मिलना है। क्यों? कमिश्नर साहब का हुक्म है। पुलिसिया जुबान न बोल भीड़ू, गोल मोल बातें न कर, मतलब की बात बोल। कमिश्नर साहब मिलना चाहते हैं। खास राजा साहब से? हाँ, मुलाकात के लिए हम उन्हें लेने आए हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? वो खुद बताएंगे मुलाकात पर। ऐसे मुलाकात नहीं होती। क्या? वही जो बोला, राजा साहब बिजी आदमी हैं। अरे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर के लिए बिजी आदमी हैं? वजह हो तो नहीं, बेवजह हाँ। तुम कौन हो? मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ये फैसला तुम्ही ने करना है कि राजा साहब कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए चलेंगे या नहीं। फैसला राजा साहब ही करेंगे, लेकिन उन्होंने किस बाबत फैसला करना है, इसकी खबर राजा साहब को मैं करूंगा। सब इंस्पेक्टर खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने भी राजा साहब से मुलाकात की अपॉइंटमेंट ली है? क्या सारा महकमा ही राजा साहब से मुलाकात का तमन्नाई हो उठा है? मुझे इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट की खबर नहीं। क्यों खबर नहीं? अरे, इतना बड़ा महकमा है, इतनी डिवीजन है, इतने थाने हैं, कोई किस किस की खबर रख सकता है? वो हेडक्वार्टर से बोला था। हेडक्वार्टर कौन सा छोटा है? वहां भी सबको सबकी खबर हो, ये मुमकिन नहीं। जैसे इंस्पेक्टर यहाँ आ सकता है, वैसे कमिश्नर नहीं आ सकता। उसके पाँव में मेहंदी लगी है, या वो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के बराबर समझता है अपने आप को? सब इंस्पेक्टर ने उल्लू की तरह पलके झपकाते उसकी तरफ देखा। एक तो हुक्म दंदना दिया कि कमिश्नर मिलना चाहता है, ऊपर से वजह नहीं बताता कि क्यों मिलना चाहता है। देखो, सब इंस्पेक्टर विवश भाव से बोला, मुझे सिर्फ यही हुक्म हुआ है कि मैं राजा साहब को बोलूं कि कमिश्नर साहब उनसे मिलना चाहते थे। वजह जानना चाहते हो तो मेरे साहब से बात करो। तुम्हारा साहब? इरफान बोला। एसीपी जो मेरे साथ आया है। साथ आया है? कहाँ है? गाड़ी में बैठा है, वो जो जीप के पीछे खड़ी है उसमें। इरफान और शोहाब दोनों की निगाहें बाहर की तरफ उठी। उस नई होंडा सिटी में? शोहाब सक पकाया सा बोला। हाँ, ये पुलिस की कार है। हाँ भाई, अब क्या रसीद लाके दिखाऊं? नहीं, हम बात करते हैं एसीपी से। क्या नाम है एसीपी साहब का? नाटवटे, बाल कृष्ण नाटवटे। अभी बात करते हैं। दोनों बाहर कार के करीब पहुंचे। कार का उनकी ओर के पिछले दरवाजे का धुंधला शीशा नीचे गिरा और उन्हें एसीपी की वर्दी में पीछे बैठे एक रोबीले व्यक्ति के दर्शन हुए। सर, उनके पीछे से सब इंस्पेक्टर विनयशील स्वर में बोला। ये कमिश्नर साहब के राजा साहब से मिलने की वजह जानना चाहते हैं। ये कहते हैं कि वजह जाने बिना राजा साहब से मुलाकात तो हो ही नहीं सकती। उन्हें हमारी आमद की भी खबर नहीं की जा सकती। ऐसा? एसीपी गंभीरता से बोला। वजह तो मालूम होनी ही चाहिए सर, शोहाब बोला। कोई काम बेवजह होता है? एग्जैक्टली। तुमने? एसीपी सख्ती से सब इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ। पार्टी की बाबत नहीं बताया? साहब, सब इंस्पेक्टर बोला, इनकी मेरे कुछ बताए से तसल्ली कहाँ हो रही है। ये दोनों तो मेरे से यूं पेश आ रहे थे जैसे राजमहल में चोर घुस आया हो। नेवर, शोहाब विरोधपूर्ण स्वर में बोला। हमने तो महज। तभी मुझे कहना पड़ा कि साहब से बात कर लो। स्टैंड असाइड, एसीपी बोला। थूक निकलता सब इंस्पेक्टर कार से परे हट गया। अगले हफ्ते मुंबई पुलिस का फाउंडेशन डे है, एसीपी संजीदगी से बोला, जो कि हमारे कमिश्नर साहब इस बार बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। सरकारी अमले के अलावा बड़े राजनेता और उद्योगपति भी इनवाइटेड होंगे। कुछ बड़े फिल्म स्टार की शिरकत के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। फाउंडेशन डे का फंक्शन और उसकी पार्टी कमिश्नर साहब सी व्यू में करना चाहते हैं। पार्टी के इंतजामात को डिस्कस करने के लिए ही कमिश्नर साहब राजा साहब से मिलना चाहते हैं। ओह, इरफान के मुंह से निकला। लेकिन शोहाब बोला, उसके लिए राजा साहब से मुलाकात क्यों जरूरी है? इस बाबत तो बेहतर होगा कि आप लोग हमारे फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर से बात करें। उससे भी कर लेंगे, एसीपी सब्र से बोला, लेकिन राजा साहब से मुलाकात फिर भी जरूरी है। हम समझे नहीं सर। तुम दोनों जिम्मेदार आदमी हो। हैं तो सही। तो सुनो, जैसी भव्य और धूमधाम वाली पार्टी कमिश्नर साहब ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं,
उसके लिए मुंबई पुलिस के पास फंड्स नहीं है। तुम्हारे 5 स्टार डीलक्स होटल में ऑर्गेनाइज की जाने वाली कोई 500 लोगों की पार्टी का मुकम्मल खर्चा मुंबई पुलिस का महकमा अफोर्ड नहीं कर सकता। ओह, अब समझे कि क्यों कमिश्नर साहब खुद राजा साहब से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, पुलिस का महकमा चाहता है कि पार्टी का खर्चा हमारा होटल अफोर्ड करे। सारा नहीं, जितना हम कर सकते हैं करेंगे। कितना कर सकते हैं? कमिश्नर साहब बताएंगे राजा साहब को। तमाम डिस्कशंस तुम्हारे हमारे बीच ही हो जाएंगी, तो फिर उस मुलाकात की क्या जरूरत रह जाएगी जिसकी खातिर हम यहाँ भेजे गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। फरमाइए। होटल अगर पुराने निजाम के ही हवाले होता तो होटल ने इज्जत महसूस की होती पुलिस की पार्टी यहाँ अरेंज करने में, पूरा खर्चा उठाकर। समझे? हाँ, तो फिर राजा साहब को खबर करो कि हम उन्हें लिवा ले चलने आए हैं। शोहाब की इरफान से निगाह मिली। तुम्हारे बिग बॉस की कमिश्नर के ऑफिस में जाने से नाक नीचे होती हो तो कमिश्नर साहब ने खास कहलवाया है कि उनकी कोई जिद नहीं है कि राजा साहब ही उनके पास आए। राजा साहब के ना आ सकने की सूरत में कमिश्नर साहब भी उनसे मिलने आ सकते हैं। नहीं, इरफानपुरा, ऐसी कोई बात नहीं। कमिश्नर साहब ने पार्टी तो डिस्कस करनी है। उसके अलावा भी वो होटल सी व्यू के नए मालिक से मिलने के इच्छुक हैं। क्यों नहीं, जरूर। कमिश्नर साहब जैसे चाहते हैं वैसे ही मुलाकात होगी। गुड। लेकिन शोहब बोला, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है इसलिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर की हाजिरी फिर भी जरूरी होगी। जरूर हो, एसीपी बोला। राजा साहब जिसकी भी मौजूदगी अपने साथ जरूरी समझे उसे साथ लेके चल सकते हैं। हमें क्या एतराज होगा? शुक्रिया, वो तो हमारे भले की बात होगी। सही फरमाया आपने। लेकिन जो लोग साथ चलना चाहें उनके लिए अलग गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग देख ही रहे हो कि इस गाड़ी में तो खाली राजा साहब ही बैठ सकेंगे मेरे साथ। गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, हम अभी राजा साहब को खबर करते हैं। हाँ प्लीज। तब तक आप इरफानपुरा भीतर चल के बैठना चाहें तो। नहीं, यही ठीक है। यूँ तुम लोग जरा जल्दी करोगे। वो क्या है कि कमिश्नर साहब को भी टाइम का तोड़ा है। कई प्री शेड्यूल्ड मीटिंगें हैं आज उनकी। हम बस गए और आए। दोनों वापस घूमे और होटल में दाखिल हो गए। क्या देखा? भीतर शोहाब दबे स्वर में बोला। क्या देखा? इरफान ने सवाल दोहराया। पुलिस होंडा सिटी में पार्टी करने के लिए फंड्स नहीं है। होंडा सिटी के लिए फंड्स हैं, मांगे की होगी। मैंने खास पूछा था इस बाबत। सब इंस्पेक्टर ने तस्दीक की थी कि पुलिस की कार थी। रसीद लाके दिखाने की पेशकश कर रहा था। मुहावरे की जुबान में आगे पीछे की नंबर प्लेट्स पर पुलिस लिखा है। मैंने देखा था। तो अब तू बोल। 4 बजे की एक और पुलिसिये से भी राजा साहब की अपॉइंटमेंट है। इरफान ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। वो भी आता ही होगा। तो क्या करें? ऊपर जा और जाके विमल से बोल। ठीक है। बोल क्या? खुद सब इंतजाम कर। सब इंतजाम मैं करूं? खुद? हाँ, मेहमान की मेहमान नवाजी तो बराबर होनी चाहिए ना। मैं समझ गया, बराबर ही होगी। मैं ऊपर जाता हूँ और राजा साहब को भेजता हूँ। बढ़िया। तब तक मैं खान पान के मैनेजर को और सिक्योरिटी चीफ को तैयार करता हूँ और एक कार भी मॉर्की में पहुँचाता हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर पद्मेश तिवारी आजादपुर पहुंचा। भूतपूर्व मेट्रोपॉलिटन काउंसलर पवित्र सिंह के घर को उसने ताला लगा पाया। घर एक चौकीदार के हवाले था जो कि पिछवाड़े की एक कोठरी में रहता था, और घर का फोन लंबी तार खींचकर जिसकी कोठरी में पहुंचा दिया गया था। चौकीदार से पूछने पर उसे वैसे ही निरर्थक जवाब मिले जैसे झामनानी के आदमी से मिले थे। कल सरदार जी अपनी स्टीम पर लुधियाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन आज सुबह स्टीम कोई लौटा गया था। कब लौटेंगे? 1 हफ्ते में। लुधियाने का पता नहीं मालूम। घर का फोन उसकी कोठरी में किस लिए? फोन करने वालों को खबर करने के लिए कि सरदार जी लुधियाना गए थे। किंग्सवे कैंप में स्थित पवित्र सिंह के गोदाम को भी घर की तरह ताला लगा मिला। वैसा ही हाल माता प्रसाद ब्रजवासी के त्रिनगर में स्थित घर का मिला, जो कि उसका ऑफिस भी था। पता चला कि ब्रजवासी मुंबई गया था, जहां से उसने अहमदाबाद जाना था, और वो 2 हफ्ते से पहले लौट के नहीं आने वाला था। आखिर में वो दरियागंज पहुंचा, जहां की भोगी लाल का ऑफिस था, और गांधी नगर पहुंचा, जहां की वो रहता था।
ऑफिस बंद, घर बंद, लाला पटना गया, अगले महीने लौटेगा। यानी कि जिन लोगों से झामनानी का कोई अता पता मालूम होने की उम्मीद थी, वो खुद गायब थे। थक हार कर उसने वापस हेडक्वार्टर का रुख किया। होटल से 1 किलोमीटर दूर स्थित उसी बनती इमारत के टॉप फ्लोर पर बारबोसा मौजूद था, जिसे 2 दिन पहले होटल की लॉबी को वॉच करने के लिए जमीर मिची ने अपना मुकाम बनाया था। आंखों पर फील्ड ग्लासेस लगाए वो सुबह से होटल की निगाहबीनी कर रहा था, जो कि निहायत बोरिंग काम था, लेकिन काम की भारी उजरत को मद्देनजर रखते हुए जिसे करने से उसे कोई गुरेज नहीं था। सुबह सवेरे से वो वहां मौजूद था। उसके करीब स्टैंड पर लगा एक कोई गज भर लंबे टेली लेंस वाला वैसा कैमरा था, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके फील्ड ग्लासेस भी कम शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन कैमरे के टेली लेंस से होटल की तरफ झांकने से तो यूं लगता था जैसे वो हाथ बढ़ाकर डोरमैन की मूंछ को ताव दे सकता था। स्टैंड के करीब सैंडविचेस का एक कार्टन, कॉफी की एक थर्मस फ्लास्क और मिनरल वाटर की 2 बोतलें पड़ी थी। उसके साजो सामान में टेलीस्कोपिक लेंस वाली राइफल भी शुमार थी, जिसका रुख होटल की तरफ करके जिसे वो कई बार परख चुका था। आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुंचा था कि राइफल की असरदार इस्तेमाल के लिए वो फासला ज्यादा था। उसका निशाना चूक सकता था, बल्कि उसके निशाना साध सकने से पहले ही उसका टारगेट उसकी निगाहों से ओझल हो सकता था। लेकिन टेलीलेंस वाले कैमरे से अपने टारगेट का क्लोजअप फोटो वो बाखूबी खींच सकता था, पलक झपकते खींच सकता था। तभी एक शाही रखरखाव वाले रौबीले सिख ने होटल के ग्लास डोर से बाहर कदम रखा। तत्काल बारबोसा ने फील्ड ग्लासेस से किनारा किया और कैमरे के व्यू फाइंडर में आंख लगा दी। राजा साहब ने होटल के ग्लास डोर से बाहर कदम रखा। होंडा सिटी की ड्राइविंग सीट पर बैठा सिपाही राजा साहब के लिए पिछला दरवाजा खोलने के लिए फुर्ती से बाहर निकला, लेकिन इरफान ने पहले ही आगे बढ़कर पिछला दरवाजा खोल दिया। राजा साहब भीतर बिराजे तो उसने मुस्तैदी से दरवाजा बंद किया। होंडा सिटी के पीछे एक जैन आ खड़ी हुई थी, जिसमें पीछे होटल का सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़े और सीनियर मैनेजर फूड एंड बेवरेजेस जाफरी हॉल सवार थे। आगे होटल का वर्दीदारी शौफर था और उसके साथ मारवाड़े का पुंडालिक नाम का एक मातहत सवार था। फिर एक मिनी कॉन्वॉय की सूरत में 3 गाड़ियां वहां से रवाना हुई। पहले लाल बत्ती चमकाती पायलट जीप, फिर होंडा सिटी और फिर होटल की जैन। उन गाड़ियों की ड्राइव वे से गुजरकर आउट का आयरन गेट पार करते ही इनके आयरन गेट से पुलिस की एक अन्य जीप भीतर दाखिल हुई। होटल में दाखिल होने को तत्पर इरफान ठिठका। जीप मौरकी में उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसमें से एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर बाहर निकला। इरफान ने देखा पीछे जीप में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था और ड्राइवर ने जीप से नीचे उतरने की कोशिश नहीं की थी। इंस्पेक्टर ने आगे पार्किंग की तरफ इशारा किया तो ड्राइवर जीप को मंथर गति से चलाता उधर ले चला। इंस्पेक्टर भीतर को बढ़ा तो इरफान उसके साथ चलने लगा। डोरमैन ने दरवाजा खोला, दोनों भीतर दाखिल हुए। फिर इंस्पेक्टर ठिठका। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से इरफान की तरफ देखा। मैं सिक्योरिटी अफसर हूँ, इरफान बोला। कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। सूरत, इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला। कुछ पहचानी सी जान पड़ती है। कभी इधर आए होंगे, इरफान लापरवाही से बोला। पहली बार आया हूँ। किसी से मिलती होगी। हो सकता है। मेरा नाम दामोदर राव है। इंस्पेक्टर होता हूँ मैं मुंबई पुलिस में। मेरी होटल की मौजूदा प्रोप्राइटर से 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। ओह, वो इंस्पेक्टर दामोदर राव हो? वो का क्या मतलब? जिसने सुबह अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया था। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी कॉल मैंने रिसीव की थी। मैं, इरफान के स्वर में गर्व का पुट आ गया, मालिक का खास हूँ। मालिक? राजा गजेंद्र सिंह, जो कि नैरोबी से आए NRI बताए जाते हैं। बताए नहीं जाते हैं? अच्छा भाई, हैं। वैसे कमाल है। क्या क्या कमाल है? अक्खे महकमे को राजा साहब की सूझ रहे हैं। क्या मतलब? अभी तो पुलिस वालों की एक टीम। याद आ गया, दामोदर राव चुटकी बजाता हुआ बोला। तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे लहजे से याद आ गया। DV मार्ग पुलिस स्टेशन दंगा करने के इल्जाम में पकड़ कर लाया गया था। तुकाराम और उसके बड़े भाई शांताराम ने जमानत भरी थी।
तब मैं नया नया सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और वो डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन वाली मेरी पहली पोस्टिंग थी। कुछ याद आया इरफान अली? सब याद आया बाप। इरफान सक पकाया सा बोला। क्या मांगता है? हौसला रख, तेरे को नहीं मांगता। शुक्र है। अनपढ़ टपोरी, इतने बड़े होटल का सिक्योरिटी अफसर, वाह, सुधर गया ना बाप। लेकिन अफसर, मालिक मेहरबान है, कद्र किया, रुतबा दिया। मालिक यानी कि राजा गजेंद्र सिंह, NRI फ्रॉम नैरोबी। हाँ, मेरे पास राजा साहब की बाबत मेरे DCP डिडोलकर को आई ईमेल की हार्ड कॉपी है। इरफान अली, तू तो समझता नहीं होगा कि ईमेल क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। समझता है ना बाप? इंग्लिश में भी हुई तो कोई वांदा नहीं, तू तजुर्मा कर ही लेगा। खिल्ली उड़ाता है बाप? दामोदर राव हंसा। खुद ही बोलो ना, क्या है ईमेल में? ये देख। दामोदर राव ने कंप्यूटर से निकला एक लेजर प्रिंट दिखाया। इसके जरिए किसी ने पुलिस के पास गुमनाम शिकायत दर्ज कराई है कि कथित राजा गजेंद्र सिंह गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में मौजूद है। बंडल मारेला है कोई। इरफान आवेशपूर्ण स्वर में बोला। राजा साहब इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े होटल का मौजूदा मालिक है, इतना पैसा लगाया है उसने बाहर से कमा के लाकर इस होटल में, वो कोई गैर कानूनी काम क्यों करेगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे तफ्तीश करने का हुक्म हुआ है। हो सकता है कि तफ्तीश से यही साबित हो कि ये शिकायत झूठी है। जब हो सकता है तो हो सकता है बोला, है नहीं बोला। तफ्तीश करनी पड़ती है, जो हुक्म हुआ है उसे बजाना पड़ता है, भले ही कोई कुत्ता भौंक दे। हाँ, ऐसा ही कायदा है, ऐसा ही दस्तूर है। ये तो अंधेर है। अब तो मुझे राजा साहब से मिलवा ताकि मैं अपनी ड्यूटी कर सकूं। टाइम लगेगा। क्यों भाई, 4 तो बजने वाले हैं। तुम्हारे से पहले वाली अपॉइंटमेंट लंबी खिंच गई है। ओह, हो जाता है ऐसा। वही तो, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करता हूँ उनके फारिग होने का। बार में बैठ जाओ, इंतज़ार खलेगा नहीं। राजा साहब फारिग होंगे तो मैं खबर कर दूंगा। नहीं, बार में नहीं तो कॉफ़ी शॉप में। राजा साहब का ऑफिस कहाँ है? 4थी मंजिल पर। वहाँ इंतज़ार करने में क्या वांदा है? वांदा तो कोई नहीं। तो मेरे पास बैठो ना बाप, वो रिसेप्शन के बाजू में मेरा ऑफिस है। मैं कॉफ़ी मंगाएंगा तुम्हारे लिए। कॉफ़ी में तो कोई वांदा नहीं। नहीं, चलो। इरफान दामोदर राव को उस ऑफिस में ले आया जो अभी कल तक कंपनी की आखिरी सिपह सलार श्याम डोंगरे का ऑफिस होता था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।